नमस्कार, आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुचरिता कुकरेती। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव सिर्फ 6 महीने दूर हैं और उन विधानसभा चुनावों से पहले उत्तर प्रदेश में रोहिंग्याओं को बसाने की एक बड़ी साजिश सामने आई है। कल उत्तर प्रदेश से 4 रोहिंग्या गिरफ्तार किए गए, लेकिन उस गिरफ्तारी के साथ साथ रोहिंग्याओं को चुनावों से ऐन पहले फर्जी वोटर आई कार्ड, फर्जी पैन कार्ड देकर बसाने की ये पूरा नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। इस नेटवर्क पर अब योगी आदित्यनाथ का हंटर चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश चुनावों से ठीक पहले इन वोटर आईडी कार्ड्स देकर रोहिंग्याओं को बसाने का पूरा प्लान किस लिए रचा गया, किसने रचा, रहनुमा कौन है इन रोहिंग्याओं का, और अभी तक क्यों इंतजार किया गया इन रोहिंग्याओं पर योगी हंटर का? पहली सरकारों ने क्यों ये चाबुक नहीं चलाया? इसी पर आज की महाभारत। पहले ये रिपोर्ट। चुनाव आए पास, रोहिंग्या आए रास। विपक्ष को रोहिंग्याओं का सहारा। कांग्रेस ने ये पूरी तरह से ये किया, फ्री छोड़ दिया। धीरे धीरे रोहिंग्या लोग अवैध रूप से यहाँ रहने लगे थे। यूपी में रोहिंग्याओं के रहनुमा कौन? वोटर आईडी कार्ड है, इन सब चीजों का जब यहाँ पर इंतजाम हो जाता है, अवैध तरीके से एंटर करते हैं। देश में रोहिंग्याओं की मौजूदगी किसी से छुपी नहीं है। रोहिंग्याओं के रहनुमाओं ने इसकी घुसपैठ कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया कि इन्हें यहाँ टिकने नहीं देंगे। रोहिंग्या के लोग वाया बांग्लादेश आते हैं, ब्रह्मदेश के लोग वाया बांग्लादेश आते हैं, और ब्रह्मदेश सेक्युलर कंट्री है, फिर भी वाया बांग्लादेश आते हैं। रोहिंग्या को कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। मैं आज फिर से अब यूपी सरकार ने हंटर चलाया तो सच सामने आया, वो भी चौंकाने वाला सच। गाजियाबाद, शामली, बुलंदशहर, खुर्जा, अलीगढ़, संत कबीर नगर, उन्नाव। उत्तर प्रदेश में जैसे रोहिंग्याओं की बाढ़ सी आ गई है। यूपी के कितने ही जिलों में रोहिंग्या पुलिस की आंखों में धूल झोंककर जमे हुए हैं। रोहिंग्याओं की पूरी एक चेन बनी हुई है। परिवार से लेकर रिश्तेदार तक यूपी में डेरा डाले हुए हैं, जिनको स्थानीय लोगों के साथ कुछ सियासी दलों का भी संरक्षण मिला है। उत्तर प्रदेश में कल 4 रोहिंग्याओं की गिरफ्तारी के बाद ये पूरा मामला गरमाया है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस भी मान रही है कि पिछले कुछ दिनों में यूपी से आधा दर्जन से ज्यादा शहरों में रोहिंग्याओं की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से फर्जी आधार कार्ड, वोटर कार्ड बरामद हुए हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या यूपी विधानसभा चुनाव में इनको वोटर की तरह इस्तेमाल करने की तैयारी थी? सबसे बड़ी बात यह कि इनके तमाम कागजात भी बनाए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार का कहना है कि इनके वोटर कार्ड बनाए जाने की तैयारी थी। वोटर आईडी कार्ड है, इन सब चीजों का जब यहाँ पर इंतजाम हो जाता है, तो फिर ये किसी माध्यम से अवैध तरीके से एंटर करते हैं और यहाँ जगह जगह पे रहना शुरू कर देते हैं। आखिर किसी को रोहिंग्याओं से क्या लाभ? रोहिंग्याओं के रास आने की वजह क्या है? जो लोग कानून व्यवस्था के लिए खतरा हैं, अपराध में लिप्त हैं, देश प्रदेश के संसाधनों पर बोझ हैं, आखिर उनके लिए प्रेम उमड़ने की वजह क्या है? इसका आरोप बीजेपी सीधे सीधे विपक्षी दलों और पिछली सरकारों पर मढ़ रही है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने रोहिंग्याओं के लिए रास्ते खोले, वही काम दूसरे विपक्षी दलों की सरकारों ने किया। इसकी वजह थी वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना, साथ ही कुछ संप्रदायों को खुश करना। पिछली सरकारें रही हैं, कांग्रेस की सरकार रही है या प्रदेश में जो ऐसी सरकारें रही हैं, उन लोगों को ये लगता था हर चीज को वोट बैंक की दृष्टि से देखते रहे। धीरे धीरे रोहिंग्या लोग, बांग्लादेशी लोग, ऐसे ईरान के लोग जो अवैध रूप से यहाँ रहने लगे थे। बीजेपी के आरोपों पर विपक्ष तिलमिला उठा है। कांग्रेस ने यूपी में रोहिंग्याओं की मौजूदगी को सरकार की नाकामी बताया और रोहिंग्याओं को संरक्षण देने के आरोपों को कांग्रेस ने पूरी तरह से नकार दिया। आदत बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी की, अपनी नाकामी और निकम्मेपन को छिपाने के लिए विपक्ष पर दोषारोपण करते हैं। रोहिंग्याओं को संरक्षण देने के बीजेपी के आरोप कांग्रेस के साथ दूसरी सरकारों पर भी थे। पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकारों पर भी बीजेपी ने दोष मढ़ा। इस बीच रोहिंग्याओं को खदेड़ने का योगी सरकार का अभियान जोरदार तरीके से जारी है। एक के बाद एक शहरों से हिंदुस्तानी नागरिक बनकर रह रहे रोहिंग्याओं के नकाब उतारे जा रहे हैं। सीएम योगी की मंशा साफ है, योगी सरकार रोहिंग्याओं को यूपी से बाहर कर ही दम लेगी।
यहाँ तुष्टीकरण की कोई जगह नहीं। सुरक्षा के लिए जो लोग बाहर खतरा बने हुए हैं, उसके बारे में भी समय समय पर उसको मॉनिटर करना, देखना, और जहां पर लगता है कि इन लोगों के कारण सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है, कानून व्यवस्था को संकट पैदा हो सकता है, तो वहां पर प्रभावी कार्रवाई करने की तैयारी। और हमारी केंद्र में मोदी जी की सरकार, प्रदेश में योगी जी की सरकार मिलकर के ऐसे सारे अवांछनीय लोगों को प्रदेश और देश से बाहर कर दिया जाएगा। मेरा सवाल उठता है कि रोहिंग्याओं से इनके रहनुमाओं को क्या राजनीतिक लाभ था? इसके लिए इनको देश प्रदेश में शरण दी गई। आखिर बीजेपी के आरोपों में कितनी सच्चाई है? क्या रोहिंग्या विपक्ष के लिए वोट बैंक है? क्या रोहिंग्याओं को शरण देकर किसी को खुश करने की कोशिश है जिसका फायदा चुनावों में मिल सके? क्या विपक्ष अब रोहिंग्याओं के सहारे योगी का मुकाबला करेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल, यूपी चुनाव में क्या है रोहिंग्या साजिश, जिसके तहत अब कहा जा रहा है कि इन रोहिंग्याओं को वोटर आईडी कार्ड देकर खास यूपी चुनाव से पहले बसाया जा रहा है। सवाल पूछ रही हूं कि रोहिंग्याओं पर योगी हंटर से विपक्ष क्यों बेचैन है? अगर रोहिंग्याओं पर कार्रवाई हो रही है तो बेचैनी कैसे? सवाल पूछ रही हूं कि विधानसभा चुनाव के लिए बने रोहिंग्याओं के वोटर कार्ड, क्या इन्हीं चुनावों के मद्देनजर यह कार्रवाई जल्द से जल्द हो रही थी? और सवाल यह कि रोहिंग्याओं के आखिर रहनुमा कौन है? मेरे साथ जो मेहमान महाभारत में जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता नेता मनोज यादव जुड़ रहे हैं, मेरे साथ जुड़ रही है राजनीतिक विश्लेषक ममता काले, मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अवनीजेश अवस्थी जी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के नेता वरुण पुरोहित जी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस्लामिक स्कॉलर अतिकुर रहमान साहब, और साथ ही जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता अतुल सक्सेना। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का महाभारत में। लेकिन मैं सबसे पहले बताती हूं कि आज महाभारत में हम यूपी चुनाव से ठीक पहले इस साजिश की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि शुरू से योगी आदित्यनाथ ने सरकार बनने के बाद भी कहा कि जो रोहिंग्या हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी, उन्हें यहां पर बसने नहीं दिया जाएगा। कल जो कार्रवाई हुई है, 4 गिरफ्तारियां हुई हैं, उनके बारे में सबसे पहले आपको बताती हूं, क्योंकि पिछले 10 दिन में 19 रोहिंग्या गिरफ्तार हुए हैं और उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से, गाजियाबाद से, शामली से, बुलंदशहर से, खुर्जा से, इन जगहों से गिरफ्तारियां हुई हैं रोहिंग्याओं की। संत कबीर नगर से, उन्नाव से, ये वो जगह है उत्तर प्रदेश की जहां से रोहिंग्याओं की गिरफ्तारी हुई है। यानी कि सिर्फ एक जगह नहीं, आप देखिए कि पिछले 10 दिनों में 19 गिरफ्तारियां अलग अलग शहरों से हुई हैं। इस पूरे मामले में किस तरह से राजनीतिक संरक्षण की बात भी सामने आ रही है वो भी आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आपको बताती हूं कि क्या क्या जिन लोगों की कल गिरफ्तारी हुई उनके पास से फर्जी आधार कार्ड मिले हैं, पैन कार्ड मिले हैं, वोटर आईडी कार्ड मिले हैं। ये सारी चीजें उन 4 लोगों के पास जो कल गिरफ्तार किए गए, लेकिन पुलिस का कहना है कि ये फर्जी वोटर आईडी कार्ड्स और पैन कार्ड्स इन लोगों के पास से मिले जिनकी गिरफ्तारियां पिछले 10 दिन में हुई है। सबसे बड़ी बात, रोहिंग्या है कौन? इन रोहिंग्याओं को लेकर यह सियासत क्यों गरमाती रही है वो भी आपको बताती हूं। रोहिंग्याओं को लेकर यह सियासत शुरू से गरमाती रही है क्योंकि पिछली सरकारों ने किस तरह के बयान दिए इन्हें लेकर। म्यांमार के ये मूल रूप से निवासी हैं लेकिन हिंदुस्तान में आकर बसते रहे हैं, और रोहिंग्याओं के लिए लगातार मोदी सरकार और यूपी सरकार कहती आई है कि इन्हें हिंदुस्तान में अवैध रूप से लाया जा रहा है, लेकिन इन पर अब बस हो गई, इन्हें यहां पर बसने नहीं दिया जाएगा। बांग्लादेश के रास्ते ये लोग घुसपैठ करते हैं और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में किस तरह से ये लोग रह रहे हैं। जम्मू कश्मीर, आंध्र, हरियाणा, दिल्ली, इन राज्यों में ज्यादा संख्या है इन लोगों की। कुछ लोगों और दलों का संरक्षण समय समय पर मिलता रहा जिसकी वजह से ये लोग बसते चले गए, और सिर्फ ये बसे नहीं, इन्होंने और लोगों को भी बुलाया। फर्जी दस्तावेजों के जरिए कैसे ये रोहिंग्या हिंदुस्तान में बसे, लेकिन एक क्लियर पॉलिसी रोहिंग्याओं को लेकर कभी नहीं रही है, और उस क्लियर पॉलिसी के अभाव में किस तरह से हिंदुस्तान में अब चुनावों से ठीक पहले इन्हें एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। और वो क्या है वो भी आपको बताऊंगी, क्योंकि कई तरह के बयान, राजनीतिक बयान किस तरह के आते रहे हैं वो आपको बताऊं। लेकिन उससे पहले मैं शुरुआत महाभारत की कर लेती हूं। अतुल सक्सेना जी, आपके साथ मुझे ये बताइए कि ये रोहिंग्या जो बस रहे हैं,
इन्हें किसको इनसे सियासी फायदा है? देखिए सुचारिता जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रहित जो होता है वो सर्वोपरि होता है, परंतु साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मानव के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो अधिकार एक हिंदुस्तान की जनता को दिए गए हैं, सेम अधिकार शरणार्थियों को भी लागू होते हैं। फंडामेंटल लाइफ, लिव टू राइट, राइट टू इक्वलिटी। दूसरी बात, जैसा मैं अभी आपको सुन रहा था, आपने कहा कि ये रोहिंग्या जो हैं अवैध रास्ते से घुसपैठ करते हैं। तो सुचारिता जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि अब तो केंद्र में महामहिम की सरकार है और आप देखिए जिस तरीके से क्या इनकी बीएसएफ है या मिलिट्री की फोर्सेस है, सीआरपीएफ है, क्या वो सक्षम नहीं है घुसपैठ रोकने में? ये कैसे घुसपैठ कर देते हैं? अब अतुल जी मुझे एक बात बताइए, ये एक दिन का काम है क्या? आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब तो मनोज यादव जी देंगे, मैं उनसे पूछूंगी, क्योंकि अब इस पर अंकुश लगाना उनका काम है। और उत्तर प्रदेश में अगर चुनावों से पहले ये हो रहा है, उस पर ये कार्रवाई हुई है, मैं उसके लिए मनोज जी के पास जाऊंगी। लेकिन मुझे ये बता दीजिए ना सर, रोहिंग्याओं के ऊपर, रोहिंग्याओं को अगर बसाया जा रहा है तो उससे फायदा किसका है? मैंने सवाल ये पूछा था। मैं बताता हूँ सुचारिता जी, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि इससे रोहिंग्याओं को बसाने का जो फायदा है केवल और केवल बीजेपी को है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से 27 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश के अंदर है, क्या आप समझती है 10-20 रोहिंग्या के बसने से जो है कि चुनाव में प्रभाव डाल सकते हैं? परंतु इनका डर दिखा करके सर 10-20 कार्ड खेलने का, सर 10-20 तो इसका जो हिंदुओं में सर 10-20 तो पिछले 10 दिनों में गिरफ्तार हो गए। आप कह रहे हैं 10-20 लोग बस रहे हैं। सर आंकड़े क्या हैं आपको मुझसे बेहतर पता होंगे। 10-20 मत कहिए, पिछले 10 दिन में तो 19 गिरफ्तारियां हुई हैं, तो 10-20 ही बचे हुए हैं। क्या ये कहना चाह रहे हैं आप सियासी फायदा रोहिंग्या को वोटर आईडी कार्ड दिलाकर उनको फर्जी आई कार्ड मिलकर, और ये लूपहोल है, इस पर मनोज यादव जी जवाब देंगे। लेकिन मैं पूछ रही हूं कि क्या ये एक दिन में हुआ है? मनोज यादव जी मुझे ये बताइए। सुचारिता जी, जिस तरह से हमारे मित्र ने कहा कि बीजेपी कर रही है, शायद इनको इतिहास नहीं पता है कि रोहिंग्या किस तरह से आए, किस तरह से कांग्रेस साठगांठ से बदरुद्दीन अजमल जैसे लोगों ने किस तरह से आसाम में डेमोग्राफी को चेंज करने का प्रयास किया, और किस तरह से आपने देखा कि पश्चिम बंगाल में दीदी ने किस तरह से रोहिंग्याओं का साथ किया, त्यागियों का साथ किया। ये एक अलग विषय है, लेकिन विषय ये है कि भारत का जो संविधान है वो लागू होता है, शरणार्थियों को शरण देते आए। मैं तो आपको इतिहास के ऊपर लेके चलता हूँ। शक आए, हुन आए, कुषाण आए, तुर्क आए, अफगान आए, अंग्रेज आए, यहाँ तक कि हम लोगों ने यहूदियों को भी शरण दी है। ये भारत तो ऐसी शरण स्थली रही है, लेकिन उनकी इंटेंशन क्या है, उनकी मंशा क्या? देखिए मैं बीच में नहीं बोला, ये नहीं है, देखिए गलत। आप मुझे केवल ये बता दीजिए मुझे पूरी बात हो जाने दीजिए। में आपकी सरकार है तो आपकी सरकार क्या कर रही है? आप लोगों को वातावरण बनाना पड़ेगा। इंटरनेशनल एक सेकंड मैं सबसे पहले सुनिए मेरी बात। अतुल जी मनोज जी एक एक करके बात करेंगे। चाहता हूँ नहीं, पहले अच्छा मनोज जी को बोलने दीजिए, फिर अतुल जी आ रही हूँ आपके पास। मनोज जी बात कंप्लीट करिए जी। सुचारिता जी, भारत के संविधान में बकायदा प्रावधान है, हम लोग शरणार्थियों को शरण देते हैं, और भाजपा तो माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांतों पर विश्वास करती है, एकात्मवाद पर हम लोग विश्वास करते हैं, उस सिद्धांत पर चलने वाली पार्टी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये किस इंटेंशन से आ रहे हैं? ये रोहिंग्या मानव तस्करी कर रहे हैं, अवैध व्यापार में शामिल होते हैं, और अवैध आपने देखा किस मानव तस्करी के आरोप इन पर लगे। अब मुझे ये बताइए, एक मिनट, और ये असली सवाल यह है सुचारिता कि सीए के समय जब अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात हुई, उनको नागरिकता देने की बात हुई, तो ये लोग किलो से निकल आए। लेकिन अब उनको शरण देने के लिए जो हिंसा में शामिल है, जो क्रूरता करके हैं, मानव में शामिल है, उनको शरण देने के लिए करें कि उनको शरण में। सबसे बड़ी बात यही है अतुल सक्सेना जी कि जो लोग मानव तस्करी में लिप्त हो, जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हो, उनको शरण क्यों दी जाए? आपका स्टैंड रोहिंग्याओं पर क्या है अतुल सक्सेना जी, मैं जानना चाहती हूँ। समाजवादी पार्टी क्या चाहती है कि रोहिंग्याओं को बसाया जाए हिंदुस्तान में, उनके लिए घर बना दिए जाए, उनके लिए कॉलोनीज बना दी जाए? बता दीजिए मुझे जरा, उसके बाद मैं ममता जी के पास जाऊं। प्लान क्या है सर, प्लान क्या है? सुचारिता जी मैंने जब अपनी बात शुरू, ठीक है, एक मिनट मनोज जी अब अतुल जी बोल रहे हैं, उनको बात कंप्लीट करने दीजिए, फिर मैं जाऊंगी। रुक जाइए मनोज जी, एक मिनट। हाँ बोलिए अतुल जी, जल्दी से कंप्लीट करिए। प्लान क्या है मुझे बताइए सर। सुचारिता जी, जहां से मैंने अपनी बात
मनोज जी ऐसे नहीं होगा ना, एक एक करके बात करेंगे, फिर मैं उन्हें नहीं रोकूंगी अगली बार जब आप बोलेंगे तो। कि जैसा मैंने पहले कहा था, राष्ट्रहित सर्वोपरि है। हाँ। उससे मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं, ना समाजवादी पार्टी डिनाई कर रही है, परंतु मैं ये कहना चाहता हूं सुचारिता जी, 2017 में सन सू की जो स्टेट काउंसलर है म्यांमार की, उससे मिलने आदरणीय मोदी जी जाते हैं। आप हमें कह दीजिए कि ऑन बिहाफ ऑफ मोदी जी आदरणीय अखिलेश यादव जी चले जाएं और जाके जो ये विस्थापित हुए हैं शरणार्थी, इनके बारे में वातावरण बना। नहीं सर, एक मिनट सुनिए सर, अतुल जी इसका तर्क मुझे समझ नहीं आता। मोदी जी तो मनोज जी मैं ऐसे नहीं लूंगी, ममता जी को लीजिए स्क्रीन पर। ऐसे कंटिन्यूस बोलेंगे तो मैं नहीं जाऊंगी आपके पास। एक मिनट अतुल जी, मेरी बात सुनिए। आपने जो तर्क दिया अतुल जी, आपने जो तर्क दिया उसके मुताबिक तो हमें फ्रांस के लोगों से भी को भी बसा लेना चाहिए, क्योंकि इमैनुअल मैक्रोन से भी मुलाकात की। हमें अमेरिका के लोगों को भी बसा लेना चाहिए, क्योंकि ट्रंप से भी मोदी जी ने मुलाकात की। हमें हर उस देश के लोगों को हिंदुस्तान में बसा लेना चाहिए और खुले हाथों से कहना चाहिए आइए आपके लिए कॉलोनीज बनाते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने बहुत से राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की है। बताइए मुझे ममता जी मैं गलत कह रही हूं? और अतुल जी कंटिन्यूस नहीं बोलेंगे सर। समाजवादी पार्टी, ममता जी को लीजिए और वरुण जी को लीजिए, हम अपने आप इस मैटर को सुलझा। बोलिए ममता जी। धन्यवाद सुचरिता जी। देखिए, आज का जो विषय है ये बहुत ही संगीन विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और ये जो विषय है ये आज का विषय नहीं है। अभी मेरे भाई अतुल जी ने बहुत सारी कहानियां सुनाई, बोला कि हमारे आज की जो सरकार है वो सक्षम नहीं है, जो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज है, बीएसएफ है, क्या वो सक्षम नहीं है, क्या वो इन लोगों को रोक सकती है कि नहीं रोक सकती है? उसका कारण बताऊंगी। पहले मैं इनको ये बता दूं कि बड़े भाई, शरणार्थी और घुसपैठियों में जमीन आसमान का फर्क होता है। शरणार्थी हमारे सर माथे पर, लेकिन ये घुसपैठिए हैं और ये हमारे देश पर, हमारी इकोनॉमी पर बोझ हैं। जनसंख्या विस्फोट करके इस देश की डेमोग्राफी बदल रहे हैं, इस देश को बर्बाद करने की नीति से लाए गए हैं। अब जो आपने बात बोली कि बीएसएफ क्यों नहीं रोकती है, भाई साहब थोड़ा ना इतिहास, थोड़ा सा जो स्ट्रेटेजिक स्टडीज वगैरह होती है उनको पढ़ लिया कीजिए। सुचरिता, 2011 में अनफॉर्चुनेटली इस देश के अंदर एक नॉन लीथल ट्रीटी हुई थी बांग्लादेश के साथ। हमारी सरकार ने बांग्लादेश की सरकार के साथ नॉन लीथल ट्रीटी साइन करी थी, जो कहती है कि बीएसएफ के हथियार छीन लिए जाएंगे और कोई भी व्यक्ति जो बॉर्डर क्रॉस कर रहा होगा उस पर किसी भी प्रकार का लीथल हथियार का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यानी कि इन घुसपैठियों को यहां घुसाने की पूरी तैयारी 2011 और उससे पहले से चल रही थी। उससे पहले तो चल ही रही थी, लेकिन 2011 में सरकारी मोहर लगा दी गई नॉन लीथल ट्रीटी साइन करके बांग्लादेश के साथ। आपने हमारी सारी जो बीएसएफ है, जो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज है, उनको तो कर दिया निहत्था और उसके बाद इनको घुसने दिया अंदर। क्यों? क्योंकि इनके मन में गंदगी थी, चोर थी, मां भारती को ये बर्बाद करने की कोशिश तब से करते आए हैं। वेस्ट बंगाल की डेमोग्राफी चेंज हुई, आप देख रहे हैं कि रोहिंग्यास किस प्रकार की हरकतें वहां पर कर रहे हैं, टीएमसी के गुंडे बन करके। हमने देखा असम में क्या हालत हुई है, हम देख रहे हैं दिल्ली के अंदर लगातार किस तरीके की स्थिति बनी हुई है कुछ दिनों से। अमानुतुल्लाह खान किस प्रकार खुदा और अल्लाह के बंदे बन करके सरकारी जमीन, जो उत्तर प्रदेश की सरकारी जमीन है, उन रोहिंग्याओं को वहां पर बसाने का कार्य कर रहे हैं। किस बात की इनके ऊपर मर्सी होनी चाहिए भाई? किस बात की मर्सी होनी चाहिए? क्या ये इस देश के अंदर शरणार्थी हैं? आप लोगों को ये तक पता नहीं है कि घुसपैठिया क्या होता है, शरणार्थी क्या होता है, और आप लोग आ जाते हैं बात करने के लिए। अतिकुर रहमान साहब सहमत नहीं दिख रहे हैं आपसे। अतिकुर रहमान साहब, शरणार्थी या घुसपैठिए? ये प्रताड़ित लोग हैं सुचारिता जी, जो वहाँ म्यांमार की जुंटा ने इनके साथ में परसिक्यूशन किया, इनको वहाँ पर मारा, इनकी औरतों के साथ रेप किया, इनके बूढ़ों को सरेआम जलाया, गोलियों से उड़ाया। ये प्रताड़ित लोग मजबूरी में भारत और बांग्लादेश की सीमा के अंदर ये एंटर हुए। अब भारत के अंदर जब ये एंटर हुए तो अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उनका नाजायज फायदा उठा के उनके वोटर आईडी कार्ड बना दिए, हाँ। ये एक अलग मुद्दा है। सर बताइए ना कौन पॉलिटिकल पार्टीज? सर आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज ने उनका फायदा उठाकर उनके वोटर आईडी कार्ड बना दिए। सर नाम लीजिए ना, सर नाम लीजिए। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कौन पॉलिटिकल पार्टीज इनको के लिए ये हथियार है। नाम लीजिए ना सर। मैं बता रहा हूँ, समाजवादी ने भी किया होगा, कांग्रेस ने भी किया होगा, इसका प्रूफ मेरे पास नहीं है
कि उनके वोटर आईडी कार्ड कितने हैं बांग्लादेशियों के? होगा नहीं, मेरे सामने आए थे। अब आप यही बात बनाए होंगे, इन्होंने किया होगा। सर अतिकुर रहमान साहब, पहली बात तो जो ममता जी ने कही शरणार्थी और घुसपैठिए का फर्क, ये प्रताड़ित लोग हैं सर प्रताड़ित लोग हैं। सर एक मिनट अतिकुर रहमान साहब, उसके बाद मैं वरुण जी के पास जाऊंगी और अवनीश जी के पास, क्योंकि इंतजार कर रहे हैं वो देर से। मेरी बात सुनिए, प्रताड़ित लोग हैं जो कि अपना प्रताड़ित लोग जो वहां से भाग कर आए, जो यहाँ पर क्राइम में लिप्त हैं, जो मानव तस्करी में लिप्त हैं, जो फर्जी आईडी कार्ड्स बनवा रहे हैं और जो गैर कानूनी कामों में लिप्त है। नहीं है गैर कानूनी कामों में लिप्त, नहीं है गैर कानूनी कामों में लिप्त। आप गारंटी ले रहे हैं रोहिंग्याओं की? आप गारंटी लेंगे रोहिंग्याओं की कि वो गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं हिंदुस्तान में? के ऊपर केसेस बनाए जाते हैं। अतिकुर रहमान साहब, आप उनके लिए अपने देश के खिलाफ खड़े होकर बोलेंगे कि उन पर गलत केसेस बनाए जाते हैं? खाने के लिए नहीं है सर, कौन गलत केसेस बना रहा है उन पर? एक रोहिंग्या को आपके स्टूडियो में लाके बिठाइए, उसकी आंतड़ियां दिखेंगी आपको, उसकी हड्डियां दिखाई देंगी कैमरे के अंदर, वो क्राइम करेगा? कैसी बातें कर रही हैं आप? सर एक बात बताइए, पुलिस ने जिन लोगों को पकड़ा जो मानव तस्करी में लिप्त थे, जिन पर न जाने कितने गुनाह, नहीं सर एक मिनट, न जाने कितने गुनाह उन पर थे, वो आपका कहना है कि ये सरकार और देश तो गलत कर रहा है, देश और सरकार और पुलिस गलत कर रही है, लेकिन रोहिंग्या सही है। हिंदुत्व एलिमेंट्स है। सर क्या बात कर रहे हैं अतिकुर रहमान साहब? आप मुझे ये बताना चाह रहे हैं कि सरकार, पुलिस, ये देश सब गलत कर रहा है, वो बेचारे प्रताड़ित हैं, सारा गलत काम तो यहाँ की सरकार और पुलिस कर रही है, वो सब सही कर रहे हैं, वो सब सही कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं मुझे? रोहिंग्याओं ने क्या यहाँ पर गैर कानूनी काम नहीं किए? कल की गिरफ्तारी की बात कर लीजिए, मैं पीछे नहीं जा रही हूँ, मैं पीछे नहीं जाऊंगी अतिकुर रहमान साहब। लेट मी स्पीक अबाउट यस्टरडेज अरेस्ट। अतिकुर रहमान साहब कल की बात कर लीजिए, जिनको पकड़ा है वो मानव तस्करी में लिप्त थे, सबूत मिले हैं, और उनके पास न जाने किस तरह कि जो उनके पास सामान मिला उसका भी ब्यौरा ने पुलिस ने दिया है, जा सकते हैं उसके पास वो सब फर्जी। कौन बनाएगा सर, कौन बनाएगा? वो कंसोलिडेशन के लिए अतिकुर रहमान साहब बनाए जा रहे हैं। कौन बना रहा है? यूपी पुलिस। बताइए ना, यूपी पुलिस फ्रेम कर रही है उन्हें? अच्छा, यूपी पुलिस उन्हें फ्रेम कर रही है, योगी सरकार के कहने पर यूपी पुलिस उन्हें फ्रेम कर रही है। क्यों करेगी यूपी पुलिस ऐसा? उनके पास कोई काम नहीं है, वो रोहिंग्याओं को फ्रेम करने के लिए वहां पर गलत दस्तावेज प्लांट करेगी। समाजवादी के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर इल्जाम लगा के कि ये इनके वोटर आईडी कार्ड बना के इनसे वोट दिलवाते हैं। सर आप क्या बात कर रहे हैं? आप क्या बात कर रहे हैं? मैं एक बार बयान दिखाती हूँ, एक बार सुनिए, मैं एक बार वो राजनीतिक बयान दिखा दूं जो इस समय जो समय पर राजनीतिक दलों के रहे। एक मिनट अतिकुर रहमान साहब, आप सुनिए जरा, आप जरा सुन लीजिए इस बात को, आप जरा सुनिए, उसके बाद मैं आती हूँ आपके पास बात करने, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि पुलिस वहां बैठकर इस पूरे प्लान को प्लॉट कर रही है। ये सबसे ताजा तरीका हो गया है कि पुलिस पर सवाल उठा दो और कह दो ये सरकार प्लांट करा रही है, यानी कि उनके पास कोई काम नहीं है, रोहिंग्याओं को पकड़ रहे हैं, उनके पास दस्तावेज मिले हैं, लेकिन पुलिस प्लॉट करा रही है। किस तरह से रोहिंग्याओं को लेकर राजनीति रही है, किस तरह के बयान रहे, मैं आपको एक बार वो दिखाती हूं। रोहिंग्याओं पर ये राजनीति देखिए, कांग्रेस का किस तरह का बयान आया है, रोहिंग्याओं को शरण मिले, वो शरणार्थी है, उन्हें शरण दी जाए, उनके लिए उन्हें आतंकी होने के सबूत दिए जाए, क्योंकि वो आतंकी नहीं है, ना ही वो किसी तरह का गलत काम कर रहे हैं। रोहिंग्याओं के साथ भेदभाव हो रहा है, यानी अब यहां पर हिंदुस्तान में घुसपैठ करके वो आते हैं, लेकिन उनके भेदभाव की बात करी जा रही। मायावती कहती है सख्त रुख ना दिखाए मोदी सरकार, यानी सख्ती मत कीजिए इन रोहिंग्याओं पर, ये मायावती का बयान आया था। वहीं योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि रोहिंग्या शरणार्थी नहीं है, वो आतंकी है। ये योगी आदित्यनाथ का बयान आया है। और वहीं राजनाथ सिंह का बयान ये कि रोहिंग्या गैर कानूनी घुसपैठिए हैं। ये डिफेंस मिनिस्टर का बयान है जो कहते हैं कि रोहिंग्या गैर कानूनी घुसपैठिए हैं। अब मुझे ये बताइए कि इन सब पर हम भरोसा ना करें, डिफेंस मिनिस्टर का जो बयान है उस पर हम भरोसा ना करें, पुलिस ने कल जो गिरफ्तारी करी हम उस पर भरोसा ना करें, लेकिन हम भरोसा करें अतिकुर रहमान आपकी उस बात पर कि पुलिस कुछ नहीं कर रही, सिर्फ प्लॉट कर रही है इन रोहिंग्याओं को। अवनीश अवस्थी जी, अवनीश जी, आपने बयान देखे किस तरह के राजनीतिक बयान आए हैं समय समय पर? नहीं अतिकुर रहमान आपके पास आ रही हूं मैं। सुचरिता अतिकुर रहमान ने आज दो बातें मानी हैं। पहली बात तो ये कि वो किसी वैधानिक तरीके से ये रोहिंग्याज नहीं आए,
वहाँ पर उन पर अत्याचार हुआ और छुपते छुपाते यहाँ पर आ गए। भारत के संविधान के हिसाब से यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अगर छुपते छुपाते आता है, बिना किसी कानूनी तरीके के आता है, बिना पासपोर्ट के आता है, बिना वीज़ा के आता है, तो वो गैर कानूनी है, उसकी जगह सिर्फ एकमात्र जेल में है। दूसरी बात और अतीकुर रहमान ने की कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने उनके जाली कार्ड भी बनवाए, आधार कार्ड बनवाए, वोटर आई कार्ड बनवाए, ये अतीकुर रहमान ने माना। बड़ी साफ सी बात है। ये रोहिंग्यास जो हैं और घुसपैठियों और शरणार्थी में फ़र्क बता दिया है। शायद शशि थरूर यूएनओ में रहे हैं, उसके बावजूद उनको अगर नहीं मालूम तो ये यही कहा जा सकता है कि सिर्फ राजनीति करते हैं। अकल तो खैर इतनी होगी उनमें कि घुसपैठी और शरणार्थियों में क्या फ़र्क होता है। सबसे ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम में क्रिएट कर रहे हैं रोहिंग्यास। ये भारत वो देश नहीं है जिसमें पूरे विश्व में कहीं पर किसी पर कोई अपने देश में कोई किसी पर उस पर अत्याचार हो रहा है तो वो भाग करके भारत में घुस जाए। उसके लिए बाकायदा शरणार्थियों के लिए कानून है, कैंप बनाए जाते हैं, एक पर्टिकुलर जगह रहा जाता है, उनको नागरिक अधिकार नहीं मिलते, उनको सिर्फ शरण दी जाती है। अतीकुर रहमान बड़ा साफ सी बात मान लो, और मैं ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और शशि थरूर या ऐसे लोगों से मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ कि वो क्यों चाहते हैं, मुझे ये तो बताएं कि इसलिए हम चाहते हैं रोहिंग्यास को भारत में बसाने की क्यों इच्छा रखते हैं, ये बताएं ना, साफ बताएं, साफ, बिल्कुल साफ हो जाएगा। वो चाहते हैं जिस तरीके से वरुण पुरोहित जी को लीजिए, 2011 में एक मिनट। अतीकुर रहमान साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ। सर, वरुण जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, पहले उनके पास क्यों चाहते हैं कि अवैध रूप से घुसे हुए घुसपैठियों को यहाँ पर सारे अधिकार दे दिए जाएं, अवैध रूप से घुसे हुए, अवैध रूप से घुसे हुए। और फिर मैं कहूंगा कि ये देखो संविधान विरोधी आदमी है। जी जी जी, एक मिनट, एक बार अवनीजेश अवस्थी जी बोल रहे हैं और वरुण पुरोहित जी के पास मुझे जाना है, उन्हें प्लीज स्क्रीन पर लीजिए। वरुण पुरोहित जी, आपने सुना क्या बात कही अवनीजेश जी ने? मुझे आपसे सिर्फ सर ये पूछना है कि जिन लोगों को पकड़ा गया उनके खिलाफ मानव तस्करी, महिला तस्करी, हवाला, फर्जी दस्तावेज, सोना, ये सब मिला, लेकिन इसके बावजूद वो गलत नहीं है, पुलिस गलत है, योगी सरकार गलत है, वो प्लानिंग कर रहे होंगे, यही सही है वरुण जी? देखिए, ऐसा है, वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड के आधार पे पकड़ा गया। अगर ये दो कार्ड नहीं होते तो आपको पता नहीं लगता कौन सा भारत का नागरिक है, कौन सा घुसपैठिया है। तो ये जो कार्ड बने, वोटर आईडी कार्ड राजीव गांधी जी के ज़माने में शुरू हुए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की आर्थिक नीतियों का कभी मैं समर्थक नहीं रहा, लेकिन उन्होंने आधार कार्ड बनाए, उससे पकड़े गए। जहाँ तक आप प्रश्न अभी यूपी का उठा रहे हो, बिल्कुल क्रिमिनल्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार अगर कार्रवाई कर रही है, ये वाली तो अच्छी कर रही है, उसको राजनीतिक रंग दें, वोट के लिए दें, वो तो पॉलिटिकल पार्टीज का काम है पॉलिटिक्स करने का। लेकिन जब तक ये आप जितनी बात कर रहे हो, आप तिब्बत के जो हमारे शरणार्थी हैं, तमिल शरणार्थी हैं, उनको रोहिंग्याओं से कंपेयर आप नहीं कर सकते हो। ये चीज आपको डिफरेंस देखना पड़ेगा। इसको आप कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी में मत ले जाइए। ये कंट्री की प्रॉब्लम है। अगर ये हाँ, ये 40,000 हैं, 1 लाख है, इनके लिए एक इंक्वायरी करके इनका देखना चाहिए कितने लोग आ गए। अभी मैं कल देख रहा था टीवी पे, ये उत्तर प्रदेश की भूमि पे इन्होंने मकान बनाने लगे। अब जैसे जगह जगह देश में अवैध कब्जे होने लगे, अगर इनके वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड बने तो कौन उसके लिए दोषी है, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। कोई पॉलिटिकल किसी पार्टी कहने से थोड़ी बनता है। मुझे ये बताइए, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? पार्टी का क्या स्टैंड है रोहिंग्याओं पर? मैं एक बार मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप जो बात कह रहे हैं वो उससे बिल्कुल विपरीत है जिस तरह के बयान देता हूं। क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, वो सही कर रही है ना? नहीं, क्रिमिनल एक्टिविटी कोई भी करता है भारत के अंदर, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन योगी सरकार में आरोप नहीं लगा रहा हूं, आप भड़किएगा मत। अगर वहां वोटर आईडी कार्ड बने हैं, आधार कार्ड बने हैं, तो उसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का क्या लेने देना है? वो तो सरकारी तंत्र बनाता है, उसमें चेक होता है। आज मेरा भी अगर मैं स्पेल चेक कराऊंगा तो यूए उसमें जाकर मुझे बैठना पड़ेगा। ये चीज किसने बनाई, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, किसने बनाया? एक मिनट, मनोज जी को एक बार लीजिए। मनोज जी, ये सवाल जो वरुण पुरोहित जी उठा रहे हैं या फिर अतीकुर रहमान उठा रहे हैं, अतुल जी उठा रहे हैं, अगर आज के समय में भी उनके अगर फर्जी आई कार्ड्स बन रहे हैं तो उसकी जवाबदेही तो फिर आपकी होगी। आप क्या जवाब देंगे? जी, मैं सुचारिता, मैं अतीकुर रहमान जी का एक जवाब देना चाहूंगा। अतीकुर रहमान जी जिस तरह से विक्टिम कार्ड खेल रहे थे, बोल रहे थे वो प्रताड़ित है म्यांमार में। मैं आपको साहब अभी डाटा दिखाता हूं, UNHRC का ये रिफ्यूजी डाटा है, अगर आप ठीक से देख पा रहे हैं तो मैं बता देता हूं, पढ़ के भी बता देता हूं। सीरिया मुस्लिम कंट्री है,
6.5 लाख लोग, 7 लाख के आसपास लोग वहां से बाहर निकाले गए हैं। वेनेजुएला 4.9 मिलियन, अफगानिस्तान 2.8 मिलियन, साउथ सूडान 2.2 मिलियन, म्यांमार 1.1 मिलियन, डीआरसी, सोमालिया 0.9 मिलियन, सूडान 0.9 मिलियन। तो ये पूरा डाटा है। ये आप विक्टिम कार्ड मत खेलिए। मुस्लिम कंट्री में भी ये लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, तो क्यों हो रहे हैं? कहीं ना कहीं तो कोई कारण होगा ना कुछ तो इसके पीछे बैकग्राउंड है। ये सीए के नाम पर ड्रामा करने वाले, दिल्ली में दंगे करने वाले, केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए, कांग्रेस पार्टी हो, तिसप्पा हो, ये लोग वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। घुसपैठियों को अपने सर पे बैठा लेंगे, अपनी छाती पे बैठा लेंगे। बंगाल में हिंदुओं का बताइए अतीकुर रहमान साहब। एक के मुंह से, इनसे जबान से एक शब्द तक नहीं निकला, किसी का ट्वीट तक नहीं आया, लेकिन अवैध घुसपैठियों को छाती पे बैठाने के लिए लोग तैयार है। अतीकुर रहमान साहब, क्यों घुसपैठियों को हिंदुस्तान क्यों जगह दे, क्यों बर्दाश्त करे? वो भी तब जब गंभीर आरोप उन पर लग रहे हो। एक शरणार्थी सर शरण मांगने आता है और उसकी शरण की मुद्रा होती है, वो गुहार लगाता है कि मुझे इस जगह में, इस देश में या फिर इस जमीन पर बसने दीजिए, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। लेकिन ये तो जगह छीनने के लिए आ गए। ये तो किस तरह से क्राइम रेट बढ़ा रहे हैं, ये भी सबूत सामने आ रहे हैं। लेकिन मुझे हैरान करता है कि आप अभी भी पुलिस पर सवाल उठाते हैं। जी, ये सब कार्रवाई करेंगे। ममता जी आ रही है उसके बाद आपके पास। बड़ा पॉइंटेड क्वेश्चन खतरे में है। इनको एक मिनट, अतीकुर रहमान साहब और ममता जी को लीजिए। मैं आ रही हूँ मनोज जी, रुक जाइए। कोई नागरिक अधिकार, अतीकुर रहमान साहब बोलिए। जी, पॉइंटेड क्वेश्चन है आपका सुचारिता जी कि आखिर हिंदुस्तान इनको पनाह क्यों दे, क्यों बर्दाश्त करे? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है दिल्ली में जितने रोहिंग्या आइडेंटिफाई हुए थे उनके लिए कि अब जब ये यहाँ पर आ गए हैं, ये वहां से भगाए हुए, सताए हुए, परसिक्यूटेड, प्रताड़ित लोग हैं। हाँ। जब तक के भारत सरकार इनके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाती है, टेम्परेरीली भी इनके बच्चों के एजुकेशन का, हेल्थ का और इनको सारे ह्यूमैनिटेरियन एड देने की जिम्मेदारी भारत सरकार की बनती है। अब मैं क्यों चाहता हूं कि ये यहाँ पर रहें, क्योंकि म्यांमार में इनके लिए रहने के लिए। अब अतीकुर रहमान साहब, एक बात मैं आपकी बात से ही ले रही हूँ। आपने कहा कि दिल्ली में जो लोग आ गए रोहिंग्या, उन्हें बसने दीजिए, उनकी जिम्मेदारी उठाए सरकार। सुनिए मेरी बात, तो फिर तो दिल्ली में ही सारे रोहिंग्या आने चाहिए। फिर उत्तर प्रदेश में अभी भी क्यों रोहिंग्या मिल रहे हैं? मुझे एक बात बता दीजिए, क्योंकि इसका क्या चुनावी कनेक्शन है? मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि आपने जो तर्क दिया उसके हिसाब से तो दिल्ली में आकर वो बसते रहे, क्योंकि वहां पर उन्हें संरक्षण भी मिल जाएगा ममता जी। लेकिन इसके बावजूद फर्जी वोटर आई कार्ड्स के जरिए उत्तर प्रदेश की जमीन, मैंने दिखाए 11 शहर जहां से ये रोहिंग्या पकड़े गए हैं, फर्जी वोटर आईडी कार्ड्स के साथ पकड़े गए। और चुनाव से सीधे इसका कनेक्शन देखा जा रहा है कि चुनावों से पहले इनको बसाने का फायदा किसे है? ममता जी। जी सुचारिता जी, बिल्कुल सीधा सीधा कनेक्शन है। आने वाले हैं चुनाव, 2022 आने वाला है और ये न प्रकारेण हर तरीके से इस वक्त जो विपक्ष है सो कॉल्ड, उसकी नजरें टुकी हुई हैं योगी सरकार के ऊपर और उस सरकार को बदनाम करके किसी भी तरीके से वहां पर सरकार को इतना बदनाम कर दो कि 22 का चुनाव साधें। और जब वो चीजें उनकी काम नहीं करी तो रोहिंग्याओं को तो कब से प्लांट वहां पर किया गया है, कब से वहां पर बिठा के रखा गया है। अभी वरुण जी ने एक प्रश्न पूछा था कि आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड इस सरकार ने बनवाए होंगे। वरुण जी, जरा आज आप देश को यह बता दीजिए, इतने सालों से इनके राशन कार्ड किसने बनवाए थे? इतने सालों से इन रोहिंग्याओं के राशन कार्ड किसने बनवाए थे? वो राशन कार्ड आप लोगों ने इनको दिए, उनके बिना पर इन्होंने वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड बनवा दिए। आप किसको ज्ञान देते हो सर? जब आप ज्ञान देते हो ना दूसरों को झूठा, तो ये सोच लिया करिए सर जी कि आपकी पोल पट्टी दूसरे के पास भी होती है। ये अपीजमेंट की पॉलिटिक्स जो आप लोग करते आए हो ना, उसको बंद कीजिए। नॉन लीथल ट्रीटी किसने करी थी? किसने करी थी? सोनिया गांधी जी ने करी थी, मनमोहन सिंह जी ने करी थी नॉन लीथल ट्रीटी। क्यों वो चाहते थे कि बीएसएफ के पास हथियार ना रहे बांग्लादेश के बॉर्डर में? क्यों वो चाहते थे कि रोहिंग्या यहाँ पर आए? बताएंगे आप देश को, बताएंगे। तथ्यों पर रहा करिए आप लोग, तथ्यों पर बात किया कीजिए। आप ये मत सोचिए कि ये लोग जो इस देश पर बोझ है, ये आतंकवादी है, ये चोर है, ये उचंगे है, ये कोई बिचारे नहीं आती जी, कोई बिचारे नहीं है। बी माई गेस्ट, कम हियर, मैं आपको लेकर के जाऊंगी कि किस तरीके का छीछा लेकर इन लोगों ने मचाया हुआ है। जहां बस जाते हैं वहां पर ऐसी हालत कर देते हैं कि हिंदू वहां से निकल जाता है।
ये सच्चाई है और पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल से बोल रही हूं सुचरिता जी, इनको बोलिए कि आइए मैं दिखाती हूं आपको, मैं लेकर के जाती हूं। आप कैसे लोग हो भाई? आप लोग इस देश के नागरिक हो और आप लोगों को बुरा नहीं लगता है कि इस देश पे इतनी हरकतें हो रही है, जहां से लोगों को अपहरण करके मानव तस्करी? वरुण जी, रोहिंग्याओं का मुद्दा सबसे पहले कब उठा सर? कैसे आप रोहिंग्याओं की घुसपैठ कब हुई हिंदुस्तान में? रोहिंग्याओं की संख्या या फिर उनका आने का सिलसिला कब से शुरू हुआ है वरुण जी? अभी हुआ या 2017 में योगी सरकार बनी यूपी में तब हुआ? उसके बाद से ही सारे रोहिंग्या आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले कोई नहीं आया था, एक भी नहीं था। वरुण जी नहीं 2007-8 से आ रहे हैं। आपकी बात मैं समझ गया हूं। आप ये कहना चाहते हैं यूपीए सरकार के टाइम आते हैं, लेकिन आप मुझे बताइए नहीं, मैं तो यूपीए नहीं, मैं तो सीधे कांग्रेस की सरकारों के समय की भी बात कर रही हूँ, यूपीए की ही नहीं, मैं कांग्रेस की सरकारों की भी बात कर रही हूँ। आधार कार्ड लाई, कांग्रेस ही वोटर, मुझे ये बताइए, इससे आप पकड़ रहे हो अभी? आप अपना मैकेनिज्म क्या है आपका पकड़ने का? नहीं, राशन कार्ड आपने दिया। 5 साल से योगी जी की सरकार है वहां पर, 7 साल से मोदी जी सरकार है। आप बदलते थे सारी नीतियां, आप बदलते थे सारी नीति, आप पकड़ लेते 7 साल में। वरुण जी, आप लोगों ने इनको बसाया है। हाँ बोलो, आप खूब बोलो। आपने मेरा नाम लिया था इसलिए बोला था, मैंने आपका नाम नहीं लिया है, मैंने आपका नाम नहीं लिया है। आप दोषी हो, आप दोषी हो 7 साल से। आपकी जिम्मेदारी है 7 साल से देश की, कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं है 7 साल से। 5 साल से आपकी जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में आपका सफाया होने जा रहा है। महंगाई से लोग परेशान हैं, आपका सफाया होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, इसलिए आप ये मैनिपुलेशन रच रहे हो। सर, मैनिपुलेशन क्या है? फर्जी आई कार्ड बनते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है। फर्जी आई कार्ड आपके जमाने में बन रहे हैं, आप इस देश कांग्रेस नहीं है उत्तर के प्रदेश में, इस देश के पक्ष में। अब सर सुनिए, ये किस तरह से काम, एक मिनट रुकिए सर, सुनिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बताया। वरुण जी मेरी बात सुनिए। कर रही थी सरकार आपकी? ये सवाल मैंने मनोज यादव जी से पूछा है। आज के समय में वोटर आईडी कार्ड मनोज जी अगर बन रहे हैं तो सवाल आप पर जाएंगे, सुनिए मेरी बात। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है, एक मिनट, अवनीश जी बोलना चाह रहे हैं। अवनीश जी सवाल, एक मिनट मनोज जी एक करके। अवनीश जी, सवाल ये भी कि जो एक प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, जिसकी बात मैंने शुरू में की, जो रोहिंग्या हिंदुस्तान में बसे हुए हैं, जिन्होंने फर्जी वोटर आईडी कार्ड्स बनवाए हैं, वो अपने और लोगों को यहाँ बुलाते रहते हैं। ये पुलिस ने कहा है कि पुलिसिया कार्रवाई में किस तरह से प्रक्रिया सामने आ रही है, और ये आज की नहीं है। अवनीश जी, शुरू में की, जो रोहिंग्या हिंदुस्तान में बसे हुए हैं, जिन्होंने फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनवाए हैं, वो अपने और लोगों को। अवनीश जी, आपको आवाज आ रही है? ये पुलिस ने कहा है कि पुलिसिया कार्रवाई में किस तरह से प्रक्रिया सामने आ रही है, और ये आज की। अवनीश जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? मैं सुचरिता सिर्फ एक बात बता देता हूं आपको। हाँ। मैं वरुण पुरोहित से एक सवाल कर रहा हूं कि आपको लगता है कि ये एनडीए सरकार की नाकामी है? मेरी आवाज आ रही है सुचरिता? जी, बोलिए। एनडीए सरकार की नाकामी है। कांग्रेस पार्टी जो है इसमें सीधे कांग्रेस पार्टी ट्वीट करे, सरकार की नाकामियों को जिस तरीके से वो सामने लाती है, पार्लियामेंट में एक प्रस्ताव लाए कि ये सरकार रोहिंग्यास को यहां से वापस बाहर भगाने के लिए कदम उठाए। सीधी सी बात है, आप करिए ना, ट्वीट करिए। आज राहुल गांधी ट्वीट करें, मैं स्टैंड जानना चाहती हूं, भेजो ये आज मैं स्टैंड जानना चाहती हूं, ट्वीट करें कि रोहिंग्यास को बाहर करें। संसद वरुण जी, आपने तो बहुत बेबाकी से आज बोल दिया कि ये बहुत समय से हो रहा है, आज से नहीं हो रहा है, लेकिन आज जो अंकुश लगे, लेकिन मैं स्टैंड आज जानना चाह रही हूं। कुछ और पार्लियामेंट में कहीं कुछ और, आपके नेता कहीं कुछ और। देखिए, समझ गए ना वरुण पुरोहित जी? अरे भाई, आप डिमांड करिए आज कि एनडीए सरकार उनको बाहर करे। बोलिए, आप, मैं बोल लूं? बोलिए वरुण जी। करने में लगी हुई है। अरे वरुण जी बाहर करने में लगी हुई है। मैंने इनको पहले भी कहा, ये क्या, पहले मुझे अतिकुर रहमान जी को लीजिए स्क्रीन पर। वरुण जी, मेरा सवाल मैं थोड़ा जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि जो बात अवनीश जी ने पूछी, लेकिन साथ ही जो बात अतिकुर रहमान कह रहे हैं कि चुनावों से पहले ये जानबूझकर फंसाया जा रहा है, योगी सरकार और पुलिस ये काम कर रही है, ये बात कह रहे हैं अतिकुर रहमान साहब। पहले तो मैं जानना चाहती हूँ, आप इनके साथ हैं, ये जो ये कह रहे हैं बात अतिकुर रहमान साहब? मैं चाहती हूं आज पार्टी लाइन के बे रहते हुए भी आप अपना एजेंडा साफ करें ना। क्या आप भी कह रहे हैं पुलिस कर रही है ये सब, रोहिंग्या कुछ नहीं कर रहे, वो तो बेचारे पाक साफ हैं? अतिकुर रहमान जी,
अतीकुर रहमान जी जो कह रहे हैं, मुझे नहीं पता उनकी क्या सोच है, क्या उनकी थिंकिंग है, मैं उस बात से कोई लेना देना नहीं है। मैंने कहा पुलिस ने क्या किया, अच्छा किया कार्रवाई, क्रिमिनल्स को पकड़े तो, लेकिन वो पकड़े क्यों गए? क्योंकि आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड थे। अगर वो नहीं होते तो आप देखिए, आप किसी को आप पकड़ ही नहीं पाते हिंदुस्तान में। अब बार बार अभी अग्निवेश जी कह रहे थे वरुण जी, मेरे को, मैं आपको कह रहा हूँ, इनको एक ही एजेंडा है। 7 साल से आपकी सरकार है, 5 साल से योगी जी की सरकार। कांग्रेस तो बेकार थी साहब, 800 साल पहले भी मुसलमानों को कांग्रेस ही लेके आई, ठीक है, हर तरह से खराब थी। लेकिन आप 7 साल से हो, आपको क्या 20 साल और लगेंगे? आप 7 साल में क्या कर रहे थे? 5 साल में योगी जी क्या कर रहे थे? हर बात में कांग्रेस या गांधी परिवार को आप इसलिए लाते हो, आप भयाक्रांत हो जाते हो। सन 77 से जब भी आपकी पार्टी आई है ना, आप घबरा जाते हो गांधी परिवार से। अरे भाई 5 साल आप 7 साल में कितनी बार गांधी परिवार का नाम लेते हो? आप क्यों लेते हो? आप मेजोरिटी में आए हो पार्लियामेंट में, हर जगह मेजोरिटी में थे, आप अपना काम करते। आपको कांग्रेस और इन पे एलिगेशन लगाने से क्या मतलब है? आप काम करो। आप अरे भाई आप सुनिए मेरी बात। वरुण जी, आप बार बार रोहिंग्या की जगह मुसलमान कह रहे हैं। मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि रोहिंग्या है, वो हमारे देश के नहीं हैं। आप उन्हें धर्म से उनका संबोधन मत कीजिए, क्योंकि वो रोहिंग्या हैं जो हमारे देश के नहीं है और यहाँ घुसपैठ कर बैठ रहे हैं। आप जब धर्म से उनको जोड़कर देखते हैं तो आप एक और राजनीति की तरफ अंकित करते हैं, जो कि आप कर रहे हैं। तो ये मत करिए। घुसपैठिया है और आप उसे धर्म से मत बुलाइए। रोहिंग्या को रोहिंग्या कहिए। अगर वो घुसपैठ कर रहे हैं तो वो हिंदुस्तान में हमारी जमीन पर हमारे लोगों के बीच में आकर घुसपैठ कर रहे हैं, जिसका विरोध सबको करना चाहिए। महाभारत में मेरे पास इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद।